तो भैया वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल कंसेप्ट क्रैकर्स। पिछली वाली वीडियो मुझे लगा नहीं था कोई देखेगा भी, लेकिन भाई दो थे। एक तो अंशिका चारू जी थी और दूसरे भी कोई व्यक्ति थे, उनका नाम अजीब सा था तो मैं याद नहीं रख पाया। उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए तो ये मुझे देखकर अच्छा लगा। चलिए आइए आज आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, लेकिन इन वेरी शॉर्ट ने अगर हमें कंफ्यूज कर दिया तो बड़ी शर्म की बात होगी। तो पहले देखते हैं यार, अन्नू एंड एमी। अच्छा, दो बच्चे हैं, अन्नू एंड एमी, बड़े अच्छे बच्चे हैं। दे परचेज आइसक्रीम इन प्लास्टिक बॉल्स एंड कोन्स। तो कहाँ से करें, हाँ रुक जाओ यार एक मिनट, ऐसे ड्राइंग वाइंग करने का मजा आता है। तो अन्नू एंड एमी दे परचेज आइसक्रीम इन प्लास्टिक बॉल्स एंड कोन्स। तो प्लास्टिक के बॉल्स और कॉन्स में उन्होंने लाया। कौन में कौन बॉल में कौन आइसक्रीम खाता है? हैं? बॉल में, बॉल का मतलब नहीं समझ आ रहा है। रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग देयर आउटिंग एट साइंस फेयर आफ्टर कंज्यूमिंग देयर आइसक्रीम्स, अन्नू स्टेटेड दैट रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे वर फिल्ड विद आइसक्रीम और एम्प्टी, कि या अगर ये भरे होते आइसक्रीम से या फिर अगर ये खाली भी होते, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वुड रिमेन अनचेंज। जो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो अनचेंज रहता। अच्छा अच्छा, डू यू अग्री विद अन्नू? गिव रीजन वाई। देखो बात इतनी सी हो रही है कि अन्नू और एमी ये गए एक दिन साइंस फेयर में। इन लोगों ने प्लास्टिक बॉल्स में और प्लास्टिक के कोन्स में जो है अपनी आइसक्रीम खाना शुरू करी। तभी अन्नू जी का दिमाग चला और अन्नू जी बोली कि देखिए, ये जब भरी थी आइसक्रीम से और अब ये जब खाली हैं, दोनों ही केसेस में इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम रहा है। तो अब कहाँ अन्नू जी की बात सही है? एम किसने बात बोली? डू यू अग्री विद अन्नू? नो सर, आई डोंट अग्री विद अन्नू, बिकॉज देखो एक बात तो उसकी सही थी। देखो स्पेरिकल बॉल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, वो ज्योमेट्रिक सेंटर रहता है, वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन कोन के साथ ऐसा नहीं होगा। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है h/4 और होलो कोन का रहता है h/3। तो इसलिए ये बात जो है इनकी बिल्कुल सत्य नहीं है, और इसकी ये वाली एक्सप्लेनेशन लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं। द पिक्चर शोज अ बॉय क्लाइंबिंग अ रोप लैडर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अच्छा, यानी कि कहीं तो पेड़ था और उस पेड़ से जो था ये इसने ये रस्सी जैसी लटकाई है और ऊपर इसके ट्री हाउस में चढ़ने का जो है रास्ता है, ये बोला है। ठीक है। द बॉय इन द पिक्चर फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू क्लाइम द लैडर। उसको इसमें चढ़ने में दिक्कत आ रही है। एज इट टर्न्स अबाउट द एक्सेस वेयर ही इज होल्डिंग, क्योंकि जहाँ से वो पकड़ रहा है यहाँ से ये टर्न हो जा रही है। ठीक है, यहाँ से टर्न हो जा रही है, तो फिर उसको चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, उसको डर लग रहा है कहीं गिर ना जाऊँ, मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है। ठीक है। द इंस्ट्रक्टर टेल्स द बॉय टू स्ट्रेच द बॉडी विद हिज हैंड्स, यानी कि बोल रहा है कि अगर ये तेरी लैडर है तो तू अपने आप को इसके पैरेलल करा दे, यानी कि तू ऐसे करके चल। अभी वो ऐसे करके नहीं चल रहा, अभी वो कैसे चल रहा है? अभी वो इधर है, तो अभी वो इधर इस तरीके से चल रहा है, इसको पकड़ के चल रहा है नीचे से पैरों से। ठीक है। बोल रहा है कि ये पैरों से नहीं पकड़ना, तो अपने आप को पूरा इससे पैरेलल कर दे, तो इसके पैरेलल होकर चल। तो पहला प्रश्न पूछते हैं, विच फोर्स कोज्ड द लैडर टू टर्न, कि ये टर्न क्यों हो रहा है? भाई टर्निंग कौन करवाता है? टर्निंग कौन सी फोर्स करवाती है? एक ही तो फोर्स पढ़ी है हमने, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क करवाती। टाउ का सिंबल बनाना था यार, ढंग से बनाई नहीं, लेकिन तो बताया। तो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क इसका राइट आंसर होगा। और वो क्यों लग रही है? ड्यू टू द बॉयज ऑन वेट, ये इसका आंसर है। आगे, हाउ डज कीपिंग द बॉडी पैरेलल टू द लैडर मेक द क्लाइंबिंग इजियर, कि जब हम ऐसे करके बॉडी को रख रहे हैं तब ये कैसे इजियर बन जा रहा है? देखो भैया, जब इसने इसको ऐसे पकड़ के रखा है, ये लैडर है हमारी और ये समझ लो इसका मोशन है, तब ये जो है इधर एक एंगल बना रहा है, इधर एक एंगल बना रहा है। ठीक है, एक एंगल बन रहा है। अब एंगल बन रहा है मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं चाहिए, इसका मतलब एंगल ही नहीं बनाना। तो जब हम ऐसे हैं तो एंगल बन नहीं रहा, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ फोर्स भी जो है कम लग रही है। बात इतनी सी है। आगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये सिस्टम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का। इट इन्वॉल्व्स हार्नेसिंग द एनर्जी दैट इज टिपिकली लॉस्ट व्हेन अ कार डीएक्सेलरेट्स एंड ब्रेक्स instead using it to recharge the car's batteries. Unlike traditional braking systems that simply dissipate energy, regenerative braking allows some of that energy to be recycled. अच्छा, यानी कि यहाँ बात नहीं हो रही है। देखो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो सिस्टम है, इसमें जब आप देखो, तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते तुम्हारे सामने एक आगे एक गाय, तुमने जो है ब्रेक के ऊपर दबाया और अब जो है तुम्हारी गाड़ी जो है रुक गई। इस प्रोसेस में जो एनर्जी थी, तुम किस एनर्जी से मूव कर रहे थे? काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे थे। तो अब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये जब हो रहा था तो थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो गुम भी हो गई है, थोड़ी बहुत एनर्जी जो है वो लॉस्ट भी हो गई ऐसा करने में। ठीक है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या करती है? वो जो एनर्जी तुम्हारी लॉस्ट हुई है उसी से ये कार की बैटरी को चार्ज भी कर रहे हैं। तो बढ़िया सिस्टम है रीजनरेटिव ब्रेकिंग का।
अनलाइक ट्रेडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम जिनमें सिर्फ एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट हो जाती है, वो लॉस करवा दी जाती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग से थोड़ी बहुत वो जो एनर्जी है वो रिसाइकल हो पाती है। ठीक है, बढ़िया बात, ये समझ गया ना। देखो सबसे पहले ये जो केस दिया होता है ना इन क्वेश्चंस में, उसको समझ लेना होता है। ये केस अगर समझ लिए तो बाकी क्वेश्चन फिर आसान होते हैं। व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग नॉर्मल कार ब्रेकिंग। तो नॉर्मल कार ब्रेकिंग में तुम जा रहे थे काइनेटिक एनर्जी के साथ एकदम फुल स्पीड में, आगे आगे गए, तुमने लगाई ब्रेक, तुमने पूछा वेस्टेज ऑफ एनर्जी वाला रिलेशन बताना है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी वाला कन्वर्जन बताना है। तो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है हमारी हीट एनर्जी पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में हो रही है ना, जब तुम जो लॉस्ट एनर्जी है। ठीक है, हाउ डज रीजनरेटिव ब्रेकिंग डिफर फ्रॉम नॉर्मल ब्रेकिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन? अच्छा देखो, नॉर्मल ब्रेकिंग में काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो कार की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए यूज हो रही है। अब कार की बैटरी क्या यूज करेगी, कौन सी एनर्जी यूज करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हमारी कार की बैटरी चार्ज होती है। नॉर्मल ब्रेकिंग में वही जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो ऐसे तो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जा रही है, वो रुक जा रही है। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है, यहाँ एनर्जी लॉस्ट पूछी है, तो यहाँ एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है वो कन्वर्ट होते हमारी हीट एनर्जी बन रही है। ठीक है, समझ रहे? यानी कि एनर्जी जो लॉस्ट है वो हीट एनर्जी हो रही है। आगे देखो, जॉन, ये जॉन भैया है, ये जॉन भैया है। ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट म्यूजिकल नोट्स यूजिंग फिल्ड वाटर बॉटल्स। बड़े अतरंगी लोग हैं, तो ये इनकी मदद से जो है म्यूजिकल नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विच ऑफ द बॉटल इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ म्यूजिकल नोट विद द हाईएस्ट पिच? यानी कि पिच देखो, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा जिसकी होगी उसी की पिच भी ज़्यादा होगी। ठीक है भैया, तो कौन सी बॉटल जो है वो हमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देगी? अच्छा इधर देखो यार, इधर ये जो है ये क्या है, ये क्या है? ये लेंथ ऑफ ईयर कॉलम है। हम एक रिलेशन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ईयर कॉलम। तो यानी कि जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। हमें क्या ढूंढना है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी लेंथ सबसे कम होगी। तो लेंथ ऑफ ईयर कॉलम देखनी है, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम मत देख लेना। तो लेंथ ऑफ ईयर कॉलम इसकी सबसे ज़्यादा है, ये तो है नहीं। हमें चाहिए जिसकी लेंथ सबसे कम है। किसकी कम है? इसकी कम है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। बी जो है इसका राइट आंसर होगा। It will produce musical note with the highest pitch. Give reason. Because F is inversely proportional to the length of ear column. So as it is having the shortest ear column, it will have the more frequency. ठीक है. When Shyam the band leader, ठीक है, ऐसे बैंड बजाता है ये सबकी, और यहाँ भी बैंड बजा ही रहा है। Stuck both the bass drum, तो एक हमारे पास आता है बेस ड्रम और एक हमारे पास आता है केटल ड्रम विद इक्वल फोर्स, यानी कि इक्वल फोर्स से वो इन दोनों को बजाता है। द ब्रास ड्रम एमिटिंग अ साउंड मेजरिंग 120 डेसिबल, इसकी लाउडनेस इतनी है। वेयर एज द केटल ड्रम प्रोड्यूस्ड अ साउंड ऑफ 90 डेसिबल्स। एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी, यानी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बास ड्रम जो हमारा है ये 120 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो हमारा केटल ड्रम है ये 90 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन हमारा PYQs में भी बहुत पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा ये PYQs में बहुत आया है। देखो यार, इसका रीज़न ये रहता है कि जो हमारा बेस ड्रम रहता है ना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। इसका भैया सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है। अब यार जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। तो जिसका जितना ज़्यादा सरफेस रहेगा वो उतनी ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, वो उतनी ज़्यादा लाउड बजेगा, तभी इसकी लाउडनेस जो है वो ज़्यादा है। ये रिलेशन यहाँ चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी अबव डायग्राम कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ABCD। ये मैंने पिछले लेक्चर में करवाया हुआ है। उधर जब हम MCQ सॉल्व कर रहे थे तब भी सिमिलर प्रॉब्लम थी, तो ये वाला तो मैंने करवाया हुआ है। नेक्स्ट, देयर आर 2 कॉपर वायर्स, तो दोनों जो है कॉपर की वायर है, ऑफ लेंथ रेशियो 1:2, ठीक है, एंड हैव देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज इन द रेशियो 1:4। व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर? देखो ए पार्ट बाद में करते हैं, पहले देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस का क्या रेशियो रहेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यहाँ मुझे दिया नहीं है, तो यानी कि मटेरियल से काम चलवाते हैं। मटेरियल कौन सा है? दोनों का जो है सेम ही मटेरियल है, दोनों जो है कॉपर की वायर है, तो यानी कि दोनों की स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस सेम रहेंगी। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा 1:1 सेकेंड पार्ट का, 1:1, कि भैया दोनों का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो दोनों की सेम रहेगी। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो यह देखो पहले इन्होंने हमें दिया क्या है वो देख लेते हैं। इन्होंने हमें दिया है कि L1/L2, ये इस रेशो में, किस रेशो में है? ये 1/2 के रेशो में है, ये 1/2 के रेशो में। फिर हमें दिया है कि हैव देयर क्रॉस सेक्शनल एरियाज इन द रेशो, यानी कि एरिया का रेशो दे के रखा है। तो A1/A2 हमारे पास कितना आ रहा है? वो हमारे पास इन्होंने दिया 1/4, वो दिया 1/4। बढ़िया बात। अब इसको तुम लोग x मान लो, इसको 2x मान लो, इसको 1x मान लो, इसको 4x मान लो, ऐसे कुछ भी मान लो, मान लो तो
और रेजिस्टेंस R1 बाय R2 हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा रो L बाय ए ओवर रो L बाय ए। ठीक है भैया, है तो एक्चुअली होगा 1x2। मत करो ये सब मत करो, तो पता लग जाएगा। कैंसिल तो इन्होंने हो ही जाना है, तो इनकी उतनी ज़रूरत नहीं है, तो कर सकते हो यार। इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, बढ़िया बात। देखो रो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो रो को मैं यहीं से काट देता हूँ, क्योंकि रो देखो दोनों के लिए सिमिलर है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस दोनों की। L बाई ए L बाई बच्चा L1 बाई A1 L2 बाई A2। तो ये कितनी है हमारे पास, ये है x ओवर A1 2y, सॉरी x ओवर इधर भी x ही है, अपॉन L2 बाई A2। L2 बाई A2 कितना आएगा मेरा, L2 है मेरा 2y ओवर A2 है मेरा 4y। तो ये कटा x से x कटा, y से y कटा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो ये मेरे पास आया 1 बाय 1 ओवर 1 बाय 2। तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2:1। तो 2:1 जो है इनका रेशो आएगा 2:1। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे R1:R2 इक्वल टू 2:1। ठीक है, बढ़िया, ऐसे इसका आंसर आएगा। आगे देखो भाई क्या दिया है, ए बी इज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ये जो ए बी है ये एक ऑब्जेक्ट है, एंड पी क्यू इज इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज। कौन सी इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज। तो कौन आपको रियल इन्वर्टेड इमेज देता है, केवल और केवल अपना एक ही भैया है, वो है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस ही आपको रियल इन्वर्टेड इमेज देगा। ठीक है, कनकेव तो आपको डिमिनिश देता है, छोटा आदमी है वो तभी डिमिनिश चीज़ दे रहा है ना। द लेंथ ए बी एंड पी क्यू, ए बी और पी क्यू की लेंथ बराबर है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 में है ना, तभी वो जो है ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है इट इज़ सेम एज द इमेज साइज, है ना, तभी आ रहा है। This is possible when a lens is present in between object and its image. Obviously, what kind of lens is used here? तो convex है। Also state the position of the lens and where to be placed. तो लेंस की पोजीशन पूछी और उसको कहाँ रखना है। देखो लेंस मिड पॉइंट में होगा, ठीक है, मिड पॉइंट में रखना पड़ेगा एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम बोथ। ठीक है, तो लेंस होगा मिडल में एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। नेम अ डिवाइस वेयर दिस लेंस एक्शन इज यूज्ड। तो ये वाला केस हम कहाँ यूज़ करते हैं, पढ़ा तो था यार मैंने, मेरे को याद नहीं आ रहा। इसका आंसर चेक कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कर लेना, मेरे को नहीं आया वाला दूसरा पार्ट नहीं आया, वो लॉजिकल नहीं था और रट्टा मारने वाला था। मेरी मेमोराइजेशन पावर उतनी अच्छी नहीं है, ये मेरी कमी है, मुझे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब मारो यार। भाई मेमोराइजेशन मेरी ठीक ठाक है, उतनी बुरी भी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, इस मैटर को छोड़ते हैं। दो मेटल हैं ए और बी, दे हैव देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी इन द रेशियो 2:3, बढ़िया बात। इफ दे आर सप्लाइड विद द सेम अमाउंट ऑफ हीट, हीट उनकी सेम है। विच मेटल पीस विल शो ग्रेटर राइज ऑफ टेम्परेचर इफ देयर मासेज आर दी सेम। मासेज सेम कर दिए हैं, हीट ऑलरेडी सेम है, तो आ जाओ इसको भी कैलकुलेट करवा लेते हैं भैया। भैया पहली चीज़ तो हमको देकर रखें कि SHC1 ओवर SHC2 ये दोनों किस रेशो में है, ये दोनों हमारे हैं 2:3 के रेशो में। ठीक है, अब ये लोग बोलते हैं कि विच मेटल पीस विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर। अगर दोनों के मासेज जो है हम सेम रखते हैं तो कौन सा जो है हमें ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर दिखाने वाला है? तो अब इनकी हीट तो तुम तो इनको एक्सपैंड करके लिखोगे तो H/m(θr) ओवर H/m(θr), m1 m2 इक्वल टू 2/3। देखो यार H से H कट जाएगा, θr से θr कट जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं वो सिमिलर हैं। तो अब बचा मेरे पास m1/m2। ठीक है, m1/m2 इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, m2/m1। सो m2/m1 हमारे पास आता है 2/3। सो इसी प्रकार से m2 जो है वो मेरे पास 2x आ रहा है, m1 मेरे पास 3x आ रहा है, तो कौन सा ज़्यादा है, m1 ज़्यादा है। तो यानी कि मेरे पास जो A सब्सटेंस है, जो A वाला है, उसकी ज़्यादा मेरे पास क्या रह रही है, उसका ज़्यादा मास रह रहा है। तो ये बोला था ना विच मेटल पीस विल शो ग्रेटर राइज इन, अच्छा ओ सॉरी थोड़ा गलत कर दिया। आंसर सेम ही आएगा, बस थोड़ी सी गलती है, वो ये है कि H/m(θr1) ओवर H/m(θr2). ठीक है, ये दोनों सेम है। सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं भैया, माफ़ करना। H कट जाएंगे, mm भी इन्होंने सेम बोला है, मास सेम बोला है, मैंने यहाँ गलती कर दी थी मैंने, तो मास सेम बोला है, θr1 θr2 सेम आएगा बाकी, तो θr2 ओवर θr1, यानी कि ये किसका है, ये B वाला है तो इसको B वाला लिख देंगे, ये A वाला है इसको A वाला लिख देंगे। तुम किसके वाले हो भाई वो भी मेरे को बता दो, या फिर किसके वाली हो वो बता दो भैया। है यहाँ आ जाएगा 2/3, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो θra, तो यानी कि राइज इन टेम्परेचर A ज़्यादा शो करेगा भैया।
3x आ रहा है, वो वहाँ वो सिर्फ 2x आ रहा है, तो इसी वजह से जो a है वो ज़्यादा शो करेगा। कैलकुलेट द रेशियो इन विच द टेम्परेचर राइज इफ द मास रेशियो भी हमें दे दिया है 3:5। ठीक है भैया, तो यानी कि MA/MB हमें कितना दे के रखा है 3/5। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसी को यूज़ कर लेंगे। तो अब आया मेरे पास H/M A थीटा R1/H/M थीटा R2 MA/MB, इसको भी RA कर देते हैं, इसको भी RB कर देते हैं। बढ़िया बात, बढ़िया। HH सिमिलर रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो 2/3 ही रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे सेम रखेंगे। और टेम्परेचर राइज कैलकुलेट करना है ना हमें, तो अभी इसको जो है ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो ये बनेगा MB थीटा RB/MA थीटा RA। कितना आया 2/3 MB/MB। ठीक है, ये कितना था, B कितना था, ये 5 है, तो 5/3, तो 5/3 इंटू थीटा RB/थीटा RA इक्वल टू 2/3। इसको अब उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो थीटा RB/थीटा RA, तो ये बन जाएगा 2/3 इंटू 3/5। एक मिनट नहीं नहीं सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, ये मैंने क्या कर दिया 2/3 इंटू 3/5 है ना, ऐसे ही होगा। तो कितना आ रहा है 2/5 रेशो हो जाएगा, लेकिन आंसर मेरे सामने देके रखा है 5/2। कैसी है पहेली जिंदगी भाई, कैसी है पहेली। तो भैया तुमने कैलकुलेट करके रखा है वो देख लो, थीटा RB/थीटा RA, हमें थीटा RA/थीटा RB बताना है, तो थीटा RA इज टू थीटा RB, वो तो 5/2 ही आएगा ना, इसका उल्टा ही आएगा ना वो तो ऐसे करके इसका भी आंसर निकलना था भैया, हो गया है। अगला क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो। अगला बोला है सौम्या जी हैं, तो सौम्या जी टुक 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम वर्टिकल हाइट यानी कि उनकी h है और वो सेम रहेगी। वन ऑफ द 2 कॉन्स इज सॉलिड वन, एक कोन जो है वो सॉलिड है, वाइल द अदर इज होलो फ्रॉम इनसाइड, तो एक होलो कौन है, एक सॉलिड कोन है। बाय मेजरिंग क्रॉस सेक्शनल एरियाज ऑफ कोन्स एंड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सिमेट्री बाय यूजिंग सुटेबल फॉर्मूलाज ही फाउंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोथ द कॉन। तो इतने सब मेहनत करके उसने इन दोनों का, सॉलिड कॉन का और होलो कॉन का, जो इसने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लिया। ठीक है, ही फाउंड एट द डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है, यानी कि सॉलिड कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी माइनस होलो कॉन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो 1.5 है। सो व्हाट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ द टू कॉन, तो दोनों की वर्टिकल हाइट क्या आती है, डिफरेंस किसका है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा मेरे को बताओ कि होलो कोन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, h/3, सॉलिड कोन की क्या होती है, h/4, कितनी बोली 1.5, एलसीएम ले लो, 4h माइनस 3h/12 इक्वल टू 15/10, h/12 इक्वल टू 15/10 है, इसको भेज दो उधर, तो कितना आएगा h इक्वल टू 15/12/10, 2 5 10, 2 6 12, 5 1 5, 5 3 15, 3 6 18 सेंटीमीटर विल बी द हाइट यार, 18 सेंटीमीटर हाइट आएगी, 18 सेंटीमीटर हाइट आएगी यार। ठीक है, आगे देखो, सेस्मिक वेव्स देखिए ना, जब 9th से पढ़ा हुआ है तुमने ज्योग्राफी में कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो सेस्मिक वेव्स आती हैं, एपिसेंटर से रिलीज हो, एपिसेंटर से आती हैं और सारी जगह जो है ऐसे फैल जाती हैं। ठीक है, सेस्मिक वेव्स बोलते हैं उनको, पढ़ा है तुमने ये। ठीक है, सो दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सेस्मिक वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रहती हैं। ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स वाई आर शॉर्ट लेंथ बिल्डिंग्स मोर प्रोन टू डैमेज कॉज्ड बाय हाई फ्रीक्वेंसी सी वेव्स, यानी कि बोल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज हाई होती है वो जो है हमारी किसको इफेक्ट कर रही होती है, वो हमारी शॉर्ट लेंथ वाली बिल्डिंग्स को इफेक्ट कर रही होती हैं। ऐसा क्यों है, क्या फ्रीक्वेंसी और लेंथ के बीच का कोई रिलेशन है, बिल्कुल है भैया, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, तो यही वाला लगा देंगे और इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है कि भैया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी लेंथ कम होगी, तो ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, ये इसकी वही आंसर होगा इसका है, और क्या होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा हमने गंदा कर दिया, स्वच्छ कर लेते हैं थोड़ा इसको, भाई साफ़ हो जा साफ़ हो जा साफ़ हो जा। ठीक है, आगे देखते हैं। विल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ होलोस्फेयर है हाफ फिल्ड विद मर्करी एंड हाफ फिल्ड विद ऑयल आइडेंटिकल टू दैट ऑफ एन होलोस्फेयर।
देख भैया, तेरे पास एक होलोस्फीयर था, तूने उसके अंदर आधा मरकरी डाला, ये तेरे पास एक होलोस्फीयर था, इसमें आधे में तूने मरकरी डाल दिया और आधे में तूने जो है ऑयल डाल दिया। विल इट बी आइडेंटिकल टू एन एम्प्टी होलोस्फीयर? क्या ये इसकी ये एम्प्टी वाले के बराबर होगा? नहीं होगा भैया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर नहीं होगा इन दोनों का। काहे नहीं होगा वो हम बताते हैं। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो ये सॉलिड है, ये होलो है, फर्क तो होगा ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता। अब जब तुमने इसको सॉलिड बना दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर की तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, इट विल बेस की तरफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है, जो हैवियर पार्ट होगा उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा। सो ये जो है हाफ फिल्ड विद मर्करी एंड हाफ फिल्ड बी ऑयल, तो मर्करी की डायरेक्शन में जाएगा भैया, और कुछ नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इसी वजह से, ठीक है। आगे आता है 48 क्वेश्चन है, थोड़ा जो है न्यूमेरिकल व्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो इसको जो है बाद में करते हैं, पहले जो एकदम थ्योरी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्राफ शोज लोड अगेंस्ट एफर्ट, तो इधर लोड दिया हुआ है और इधर जो है अपना एफर्ट दिया हुआ है। लोड अगेंस्ट एफर्ट फॉर अ लीवर विद लोड एंड एफर्ट ऑन द सेम साइड। तो अब ये एक ऐसा लीवर है जिसमें लोड और एफर्ट जो है वो सेम साइड में है, लोड और एफर्ट जो है वो सेम साइड पे हैं, ठीक है, और फलक्रम जो है मतलब साइड में। अब ऐसे दो केसेस बन सकते हैं। अब हमें ये पता लग गया कि या तो एक क्लास 2 लीवर है या फिर एक क्लास 3 लीवर है, क्लास 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें फलक्रम बीच में आता है। लेकिन इसमें लोड और एफर्ट इसने बोला कि वो सेम साइड पे हैं, तो या तो ऐसे हो सकता है या फिर बीच में हमारा लोड हो सकता है और इधर हमारा एफर्ट हो सकता है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं। तो या तो एक क्लास 2 लीवर है या फिर एक क्लास 3 लीवर है, इतना हमें पता लग गया, ठीक है। तो देखते क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फीचर ऑफ लोड एंड एफर्ट ग्राफ, किस ग्राफ का हम क्या फीचर कैलकुलेट करेंगे टू डिटरमिन द मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, क्या कैलकुलेट करोगे? स्लोप निकाल लो इस ग्राफ का, ठीक है, स्लोप निकाल लो, मिल जाएगा, तो स्लोप इसका कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कैलकुलेट कर भी सकते हो यार, निकालो इसका स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तुम्हें इसका मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो। विच क्लास डज दिस लीवर बिलोंग टू, इसने पूछ लिया किस क्लास को, तो क्लास 2 या फिर क्लास 3, अब ढूंढना पड़ेगा कि क्लास 2 है कि क्लास 3 है। इसके दो मेथड है, यहाँ तो तुम इसका स्लोप फाइंड कर लो, ठीक है, इसका स्लोप ढूंढो। अगर तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज, जिसका मतलब वो क्लास 2 लीवर है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, माइनस में वैल्यू आ रही है, तो उसका मतलब भैया कि ये जो है क्लास 3 का लीवर है, ठीक है, क्लास 3 का लीवर है, बिकॉज देन इट विल बी यूज्ड एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। हाँ, तो विच क्लास डज दिस लीवर बिलोंग टू, एक तो मेथड ये था स्लोप वाला। दूसरा मेथड है यार, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ लोड उठाओ और गिवन वैल्यू ऑफ एफर्ट उठाओ, ठीक है, यहाँ 10 के लोड के लिए 5 का एफर्ट लग रहा है और मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर दो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, तो मैं कोई भी एक वैल्यू उठाता हूँ और फिर कैलकुलेट करता हूँ, तो 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इसका मतलब इट विल बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब इसको हम लोग क्लास 2 लीवर के जैसे जो है यूज़ करने वाले हैं। तो इसका आंसर होगा क्लास 2 लीवर। बढ़िया, कन्वर्ट टू एसआई यूनिट 1 जूल पर ग्राम पर डिग्री फ़ारेनहाइट। आ जाओ करते हैं। तो कहा दिया है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, 1 जूल पर ग्राम पर डिग्री 1 जूल पर ग्राम डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करवाना है बोला है। देखो यार, जूल तो ऑलरेडी एसआई यूनिट में है, ग्राम को मतलब हमें केजी में कन्वर्ट कराना है और डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें केल्विन में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। देखो पहले तो जो है ग्राम को केजी में करवा लेते हैं, तो इसका मतलब इट विल बी कितना हो जाएगा, 1000 जूल पर केजी डिग्री फ़ारेनहाइट। बढ़िया, अब डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कराना है, तो ये कैसे करोगे, है 1000 इंटू 9/5 ये फॉर्मूला रहता है, जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन, जूल पर केजी डिग्री केल्विन लगता, सॉरी केल्विन, ओनली केल्विन। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 0, 9 2 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 1800 जूल पर केजी केल्विन, केजी पर केल्विन। तो देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इस क्वेश्चन में पहले तो इसको इतना कन्वर्ट करा लेना था, ये तो सबको आता होगा, कर भी लिया होगा केजी तक। उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वाला उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 9/5 से, तो ऐसे करके इसका आंसर आना था। बढ़िया बात, देख लो इसका आंसर ऐसे होगा। अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अगला पार्ट इसका बोल रहा है कि वाई डस 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट हैज 336 जूल ऑफ मोर हीट एनर्जी देन 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस।
कि यानी कि इसके पास 336 जूल मोर एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि देखो भैया आइस जब कन्वर्ट हो रही होती है इसमें, देन इट रिलीजेस 336 जूल ऑफ एनर्जी। तो इसके पास जो एनर्जी चले जाती है वो इसके पास MC थीटा आर, तो इसके पास होती है एनर्जी MC थीटा आर, तो इसके पास एनर्जी रहती है। उसके साथ साथ में प्लस ML भी इसके पास एनर्जी आ जाती है। यही वजह है इसके लिए। मैच द कॉलम बाय चूजिंग बॉडी पार्ट्स करस्पेंडिंग मैकेनिकल लीवर। देखो जब तुम हेड को नोड कर रहे होते हो, ठीक है, तो ये क्लास 1 लीवर का एग्जांपल है। इसका तुम कोई लेक्चर वगैरह देख लेना यार, मैं अब डायग्राम इतना बनाकर कैसे एक्सप्लेन करूंगा तुमको, तो इसका कोई लेक्चर वगैरह देख लेना। तो ये क्लास 1 लीवर आता है, ठीक है, ये क्लास 1 का लीवर आता है, ठीक है। लिफ्टिंग द बॉडी वेट ऑन योर टोज, ये क्लास 2 का लीवर आता है, क्लास 2 का लीवर है ये, ठीक है। अब देखो सीसो हमारा क्लास 1 का लीवर जाता है, टोंग्स हमारे क्लास 3 के लीवर आते हैं, और बॉटल ओपनर हमारा क्लास 2 का लीवर है। तो हमें मैच करना है इन दोनों को, जो सेम क्लास के आ रहे हैं। तो नॉडिंग ऑफ द हेड क्लास 1 का है, सीसो भी क्लास 1 का है, लिफ्टिंग द बॉडी ऑन योर टोज क्लास 2 का है, बॉटल ओपनर भी क्लास 2 का है, तो ये दोनों हो जाएंगे। और टोंग्स बेचारा हमारा सिंगल रह जाएगा जैसे तुम हो, है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम बाय लिंकिंग द पॉइंट्स ABC टू द पॉइंट्स XYZ। ओके, तो XYZ से इनको कनेक्ट करना है। सबसे पहले देखो ये वाला सिंबल अर्थ वायर का होता है, यानी कि ये वाली जो तार है मेरी C वाली, ये मेरी अर्थ वायर है। तो इस वायर को मुझे अर्थ से कनेक्ट करना है, तो डायरेक्टली मैं इसे भेज दूंगा। ये इसका सॉकेट होता है ना, सबसे ऊपर वाला जो सॉकेट होता है ये इसका होगा। तो इस वायर को मैं जो सिंपल ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। अब मुझे A और B को आइडेंटिफाई करना है। अर्थ वायर का पोटेंशियल कितना रहता है, 0 वोल्ट रहता है, 0 वोल्ट पोटेंशियल पे रहती है अर्थ वायर, ठीक है। इसका सिंबल बना तो मेरे को पता लग गया। अब देखो B के बीच में और C के बीच में 0 वोल्ट का पोटेंशियल है, यानी कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 वोल्ट का बन रहा है। तो इसका तो 0 ही रहता है, यानी कि x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x जो है वो B वायर का पोटेंशियल है, और ये इसका पोटेंशियल है, C का पोटेंशियल है इतना। तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकलेगा, इनका 0 निकल रहा है, यहाँ दिया हुआ है ना 0, यानी कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो ये 0 आ रहा है। तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x कितना है, x भी 0 है। तो और कौन सी वायर होती है जिसका 0 वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वो जो है अर्थ वायर नहीं है। तो यानी कि B कौन सी हमारी न्यूट्रल वायर है। और देखो यार A और B के बीच में 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि x जो कि हमारी माइनस B मुझे पता है कितना है 0, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 240 वोल्ट, यानी कि x का पोटेंशियल कितना है 240 वोल्ट। तो 240 वोल्ट किसका रहता है, हमारा लाइव वायर का। तो यानी कि ये हमारी लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये अर्थ वायर है। तो अर्थ वायर को तो हमने देखो पहले कनेक्ट करवा दिया है। अब हमारे पास बचती हैं लाइव और न्यूट्रल वायर। तो अब लाइव को किधर कनेक्ट करोगे और न्यूट्रल को किधर कनेक्ट करोगे। जो तुम्हारी लाइव वायर है उसे तुम Z से कनेक्ट करने वाले हो, और जो तुम्हारी न्यूट्रल वायर है उसे तुम Y से कनेक्ट करने वाले हो, ये तुमने पढ़ा होगा। अब देखो यार थोड़ा इसको साफ सफाई कर लेते हैं इधर भी। इसको तुम ले जाओगे कैसे, ठीक है। पहले तो देखो C को सीधा निकाला, इसको X में घुसेड़ दो, बढ़िया बात। अब A को तुम लोग लाए, तो A को जब तुम लाओगे तो इसको ऐसे लाओगे, और जब भी दूसरी वायर से पास करती है तो कुछ इस टाइप का हम लोग सिंबल बनाते हैं। तुम्हारी बुक में ज़्यादा अच्छे से दे के रखा होगा, इस टाइप से। और फिर इसको जो है Z में ले जाओ, बढ़िया बात। इधर से ये B वाली वायर आएगी, तो इसको जो है ऐसे दूसरी वायर से पास हो, इसलिए ऐसे करके कुछ सिंबल बनाएंगे, और ऐसे बना दो। मैं तो देखो कंप्यूटर से बना रहा हूँ और मैं माउस से बना रहा हूँ, तो मेरे लिए ऐसे लिखना डिफिकल्ट है, वरना मेरी हैंड राइटिंग इतनी ख़राब नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। आशीष, समीर, आदित्य, मोहित, इनकी पलटन जो है आशीष के घर पर बैठी हुई है, गाने सुन रहे हैं, ठीक है। किसके गाने सुन रहे हैं वो तुम मुझे बताओगे कमेंट करके। मोहित सिटिंग इन वन कॉर्नर, मोहित जो है अपना थोड़ा अलग बैठता है, भैया फिलोसफिकल आदमी है हमारी तरह, थोड़ा इन सब गाने वाने वगैरह से दूर बैठा हुआ है, अपना फिलोसफी की किताब पढ़ रहा है, सोफीज वर्ल्ड पढ़ रहा है, बड़ी बेसिक किताब पढ़ रहा है, पर चलो पढ़ रहा है, चलो रेने डेस्कार्टिस को पढ़ रहा है, थोड़ी बढ़िया किताब पढ़ रहा है। अ लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम अदर्स, बाकी सब यहाँ बैठे हैं चंगुल में, ये जो है थोड़ा इनसे दूर बैठा है, टीम इसकी अपनी अलग टीम है फिलोसफी वाली किताबों के साथ। सो रिक्वेस्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सॉन्ग, ये इनको बोलते हैं भैया मेरे को गाने सुनाई दे रहे, थोड़ा करो। तो एकदम से इन्होंने जो कबीर का गाना लगा दिया, बोले राम निरंजन न्यार आ रहे, अंजन सकल पसारा रहे, ओए होए होए। भाई ने बोला यार अब तो आवाज़ थोड़ी तेज़ करना बनती है, फिलोसफिकल आदमी है, बोला आवाज़ थोड़ी तेज़ कर दो, ठीक है। तो आदित्य बोलता है कि यार आवाज़ तो पूरी है, आदित्य बोल रहा है आवाज़ पूरी और कितनी करूँ। समीर जो है थोड़ा स्मार्ट लड़का है, वो उठता है, साइंटिफिक आदमी है, किचन में जाता है, एम्प्टी स्टील ग्लास लाते हैं। बाकी सब बोलते हैं पागल है क्या, मोबाइल फ़ोन को इसके अंदर क्यों डाल रहा है। तो वो देखते कि आवाज़ जो है बढ़ने लग जाती है। ऐसा क्या हो जाता है कि देखो अब केस ये बोलता है कि जो सारे लोग थे ये इधर बैठे हुए थे, मोहित जो था वो थोड़ा दूर बैठा हुआ था,
ये बोलता है कि भैया मेरे को गाने सुनने हैं, थोड़ी आवाज़ जो है इंक्रीज़ करवाओ, तो ये बोलते हैं कि आवाज़ तो ऑलरेडी फुल है। तो फिर समीर क्या करता है, वो एक ऐसे करके एक जो है एम्प्टी स्टील ग्लास लाता है और उसके अंदर अपने फ़ोन को रखता है, स्टील ग्लास के अंदर फ़ोन को रखता है, और अब जो है आवाज़ इंक्रीज जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो भैया, जैसे उसके अंदर रखते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, एंड वी नो दैट लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, बिकॉज नाउ द ग्रेटर सरफेस एरिया इट विल सेट अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इनटू वाइब्रेशंस, दैट इज द रीजन। ठीक है, यू आर गिवन 3 रेजिस्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ओम ईच, 3 ओम के तुम्हें मैग्नीट्यूड के रेजिस्टर दिए हुए हैं। यू कैन जॉइन देम आइदर इन सीरीज में कर दो या फिर पैरेलल में कर दो। हाउ विल यू अरेंज देम सो दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बिकम मैक्सिमम? तो ऐसे किस तुम सीरीज में कनेक्ट करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे, ताकि जो तुम्हारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम बन जाए। देखो, मैक्सिमम बनेगी सीरीज में और मिनिमम बनेगी पैरेलल में। समझाता हूँ क्यों। देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में तुम कैलकुलेट करते हो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यानी कि जो तुम्हारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी। लेकिन पैरेलल में वो होती है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि यहाँ वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसी वजह से डिक्रीज होगी, यहाँ वो इंक्रीज होगी। अब इन्होंने बोला मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करना है, तो 3 ओम के रेजिस्टेंस तीनों, 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, तो 9 ओम। इधर 9 ओम की मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रही है। इधर मेरे को कितने मिलेगी, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम निकालो, 3 ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3/3 1, कितनी बनी, 1 ओम की रेजिस्टेंस बनी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है मेरी डिक्रीज हो रही है यहाँ, और यहाँ मेरी इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए सीरीज में कनेक्ट करूंगा उसको मैक्सिमम बताने के लिए, और पैरेलल में कनेक्ट करूंगा मिनिमम बताने के लिए। गोल्ड एटम, इन अ गोल्ड एटम जिसका एटॉमिक नंबर 79 रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो है हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ जो है ना न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। दो द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द न्यूक्लियस is much higher than the negative charge of electron, there is no displacement in the electron। ठीक है, so name the force responsible for movement of electron, कि ये जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके पीछे कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी फोर्स होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसको सेंटर की तरफ सीक करवा रही है, सेंटर की तरफ इसको सीक करवा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी खुद नहीं लगती, हमेशा कोई ना कोई इसको प्रोवाइड करवाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बढ़िया, ए पार्ट हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ सच ए फोर्स, मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स है नहीं, व्हाट वुड हैपन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन वुड मूव ये जो है ना, ये बुक में दिया हुआ है सेलिना में। ठीक है, इट वुड मूव टेंजेंशियली, आउटवर्ड फोर्स लगेगी फिर इसके ऊपर, एंड इट वुड मूव टेंजेंशियली टू दी अलोंग दी, इसके टेंजेंशियली ऐसे करके मूव करेगा। ठीक है, इसका आंसर दिया होगा, आई थिंक इसमें लैंग्वेज अच्छी दी है ना। द इलेक्ट्रॉन वुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन लॉन्ग टैंजेंट टू सर्कुलर पैथ, इट वुड मूव अलोंग टैंजेंट टू अ सर्कुलर पैथ इन अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे करके मूव करेगा कुछ। बढ़िया बात, आगे देखो। A straight wire is passed vertically through a cardboard filled with iron sprinklings। तो देखो यार, एक कार्डबोर्ड तुमने ऐसे बना के रखा है, उसके बीच में छेद करा है और इधर से तुम जो हो एक वायर को पास करवाते हो। ठीक है, स्ट्रेट वायर इज पास थ्रू कार्डबोर्ड स्प्रिंकल्ड विद आयरन फिलिंग्स, और इसमें जो है आयरन फिलिंग्स हैं। When current is passed through the wire in upward direction, it is seen that the iron fillings arrange themselves in definite pattern। Why? तो अब ये देखा जाता है कि जब इसमें जो हम करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हैं, तो जो आयरन यहाँ फिलिंग्स हैं वो अपने आप को एक पैटर्न में सेटअप कर लेती हैं। पहले तुमने रैंडमली फेंकी हुई थी, अब वो अपने आप को ऐसे 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 किसी पैटर्न में सेटअप कर लेती हैं। तो देखो होता क्या है, हमने पढ़ा है, ऑस्टर्ड भैया ने हमें सिखाया डेट व्हेनेवर अ current is passed through a conducting material it creates a magnetic field, so due to the creation of the magnetic field ये सभी जो है उसमें अपने आप को अरेंज कर लेते हैं डेफिनेट पैटर्न में आयरन फिलिंग्स। बढ़िया बात, आगे। व्हाट वुड हैपन टू दिस अरेंजमेंट इफ मोर करंट वाज पास टू द वायर? ठीक है यार, देखो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो यानी कि अगर तुम करंट इंक्रीज करोगे तो मैकेनिकल फील्ड भी तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। तो पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, तो यानी कि अब ये और एरिया तक एक्ट कर रही है, तो आयरन फिलिंग्स का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बन जाएगा और ये डेंस होंगी। ठीक है, ये डेंस बनेंगी। ठीक है, आयरन फिलिंग्स दे विल बिकम मोर डेंस एंड दे विल कवर अ लार्ज डिस्टेंस नाउ। ठीक है, ये होगा, दो काम होंगे। ऑन अ हॉट समर डे, गर्मी का दिन था, वी ऑफन पुट आइस क्यूब्स टू कूल दी वाटर, हम पानी को ठंडा करने के लिए उसमें आइस क्यूब डालते हैं। देखो होता क्या है, जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस रहती है वो बहुत हाई रहती है। ठीक है, वो बहुत हाई रहती है।
यानी कि इसको जो है 330, यानी कि जो हमारे आइस क्यूब है, इन ऑर्डर टू मेल्ट इट इनटू वाटर, इसको जो है 336 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। 336 जूल ऑफ एनर्जी इसको, हीट एनर्जी इसको चाहिए होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ इट इनटू वाटर। अपने 1 ग्राम को इसमें कन्वर्ट कराने के लिए इसको 336 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो इसके लिए क्या करता है, ये पानी में से 336 जूल ऑफ हीट निकाल लेता है और खुद कर देता है, ठीक है, और खुद जो है तो फिर ये इसके अंदर मेल्ट जाता है। तो यानी कि देखो 336 जूल ऑफ एनर्जी जो पानी में था, तो पानी की हीट इसने खुद ले ली और खुद जो है ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा जो है पानी ज़्यादा अच्छे से ठंडा हो गया। रैदर देन पुटिंग कोल्ड वाटर से उतना ठंडा नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि ये पानी से उसकी हीट ही निकाल ले रहा है, ठीक है, पानी से उसकी हीट ही निकाल ले रहा है। इसमें कीवर्ड रहेगा ड्यू टू हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। इसको करवाता हूँ। पहले मैं बेसिक सा क्वेश्चन देख रहा हूँ यार, जिसमें जो है मेहनत थोड़ी कम लगे, तो अब सारों में मेहनत ज़्यादा ही लगने वाली है। तो आ जाओ यार, इन सभी को करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 58th क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है यार भैया जी, अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन बोलता है इन दी गिवन सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम देके रखा है, मीनाक्षी रिप्लेस द एमीटर बाय वोल्ट मीटर बाय मिस्टेक। यहाँ अमीटर रखा है ना, अमीटर क्या मेजर करता है, अमीटर जो होता है ये हमारा करंट मेजर करता है, ठीक है, अमीटर जो होता है हमारा करंट मेजर करता है, और अमीटर हमारा हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है सबके साथ, ठीक है, तो ये चीज़ इसमें रहती है। और वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज कैलकुलेट करता है, और ये पैरेलल में कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है। सो आगे पूछा है विल दिस सर्किट वर्क, तो वही नॉर्मल आदमी सोचेगा क्यों नहीं करना चाहिए, जो मर्जी कर दो, लेकिन एक दिक्कत है, जो हमारा एमीटर होता है ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ताकि किसी तरीके की रेजिस्टेंस ऑफर ना करे और एकदम सही सही करंट को जो है नोट कर ले, तो ऐसे इनिशियल केस में वर्क करेगा। लेकिन जब हमने इसकी जगह वोल्ट मीटर लगा दिया तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है कि जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देती है, ठीक है, और उस अब ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगा, तो हमारा जो करंट होगा उसके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, तो जो हमारा करंट है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और ऐसा भी बोला जाता है कि ये जो वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है, तो उस हिसाब से जो हमारी करंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और ये ढंग से चलेगा नहीं। सो दिस सर्किट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो यार इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो इस टाइप के लिए क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज जैसे गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत लाइन अगर हम पढ़ के जाएंगे तो एग्जामिनेशन में हमें फायदा हो सकता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, ठीक है, क्योंकि देखो सेम टू सेम क्वेश्चन तो आ नहीं जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड ही बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें थोड़ी एमीटर वगैरह की प्रॉपर्टीज वगैरह वो सब पता होना चाहिए, ठीक है यार। आगे ध्यान देते हैं यार, न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम मैं भी करवा नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं। ये 60th प्रॉब्लम को देखते हैं। तो द डायग्राम बिलो शोज अ कॉपर कंडक्टर प्लेस्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक कॉपर कंडक्टर है विच इज़ प्लेस्ड अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, यानी कि इसको ऐसे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो है रखा गया है। मैग्नेटिक कंपस पी इज प्रेजेंट अबव द कंडक्टर, जो पी है वो मेरा ऊपर रखा गया है, पी, एंड क्यू इज़ बिलो द कंडक्टर, क्यू को बिलो द कंडक्टर रखा गया। बढ़िया बात भैया, तो क्यू को जो है ऐसा करके दिखाई देंगे। इफ़ करंट इज पास्ड थ्रू वायर फ्रॉम ए टू बी, अगर ए टू बी हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो प्रोमिनेंट डिफ्लेक्शन एंड वाई, तो इनमें से कौन सा जो है वो हमें प्रोमिनेंट डिफ्लेक्शन दिखाने वाला है। अच्छा, तो देखो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं फटाफट से, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट की डायरेक्शन ऐसे शो होगी, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, तो डिफ्लेक्शन होने वाली है हमारी नॉर्थ टू साउथ एज पर राइट हैंड थंब रूल। क्यू में देखा जाए तो क्यू में बिल्कुल इसका अपोजिट जाएगा, साउथ टू नॉर्थ, कॉमन सेंस बता रही है तो हमें कि अबव अगर नॉर्थ टू साउथ है तो बिलो दी वायर तो साउथ टू नॉर्थ ही जाएगा ना, तो क्यू में जो फ्लो होगा वो साउथ टू नॉर्थ होने वाला है। तो ये जो हमें डिफ्लेक्शन, अच्छा यहाँ देखो, अब यहाँ जो हमें डिफ्लेक्शन बताई हुई कि ये इनकी जो इनिशियल थी ये साउथ टू नॉर्थ में ही है, देखो ये साउथ टू नॉर्थ में ही है, यानी कि इसकी तो ऑलरेडी पोजीशन ही है, तो क्यू जो है मुझे वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। लेकिन जो मेरा पी है, देखो पी जो है ना मेरा वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में है, और मैंने उसको अबव प्लेस किया, तो बाय राइट हैंड थंब रूल वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो यानी कि ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा। और क्यू जो है, क्योंकि वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में ऑलरेडी है और अभी भी वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में ही डिफ्लेक्शन करेगा, तो इसलिए इसमें ज़ीरो डिफ्लेक्शन आने वाली है। सो इट विल बी द राइट आंसर। लो हो गया।
आगे देखो यार, लाइट का क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज स्ट्रॉ पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, तो पार्शियली इमर्स्ड है, आधी जो है हमारे एयर के मीडियम में और आधी जो है हमारे वाटर के अंदर है। वाई डज दिस स्ट्रॉ इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर है, इट अपीयर्स थिकर, आपको दिख रही है थोड़ी सी थिक जो है हो गई, यहाँ यहाँ जो है पतली पतली सी है, यहाँ जो है थोड़ी सी थिक हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यार, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ड्यू टू, देखो बेसिक रीजन तो ये रहेगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्शन की वजह से जो है, क्योंकि जो वाटर में इसकी, क्योंकि जो एयर में इसकी स्पीड थी वो स्पीड इसकी वाटर में मैच नहीं करी, जिसकी वजह से जो है ये जो है अंदर ज़्यादा थिक आ रही है। बेसिकली ड्यू टू रिफ्रैक्शन इसका रीज़न है। इन्होंने क्या रीज़न दे के रखा है, एक बार देख लेते हैं इनके रीज़न को। ड्यू द सरफेस ऑफ द ग्लास विद वाटर इज कर्व्ड सो इट एक्ट्स लाइक अ कन्वेक्स लेंस, दस ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू अ कन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्शन बेसिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर तुम रिफ्रैक्शन भी लिख कर आते हो, ज़्यादा कुछ नहीं लिख कर आते तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ यही बोला हुआ है कि देखो जो सरफेस ऑफ द ग्लास है वो थोड़ा कर्व्ड है, तो वो एज अ कन्वेक्स लेंस एक्ट कर रहा है, और कन्वेक्स लेंस की वजह से वो जो है तुम्हें थोड़ा थिकर लग रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं। वाई डज दिस स्टॉप ए डिसकंटिन्यूस इन वाटर, यानी कि यहाँ तो ये यहाँ जानी चाहिए, लेकिन ये जो थोड़ी डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूएंसी क्यों आ रही है? तो भैया ये इसलिए आ रही है ड्यू टू अगेन रिफ्रैक्शन। यहाँ भी देख लो, रिफ्रैक्शन की वजह से ये डिसकंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासेस थ्रू द वाटर लेटरल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस, जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो जाती है। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन ही जो है दोनों में रहेगा, और रियल डेप्थ पैरेंट नहीं सॉरी, रिफ्रैक्शन यहाँ का रीज़न रहेगा। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अब लास्ट। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि द अबव डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है विच इज यूज्ड फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ए ड्यू टू द रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलो। स्टेट द करेक्ट आई पोजीशन। अच्छा, यानी कि आई पोजीशन है कि अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे या फिर यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा। स्टेट द करेक्ट आई पोजीशन फ्रॉम द पॉइंट्स पी क्यू आर एस टू सी द इमेजेस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, कि ए और बी की जो इमेज है वो हमें स्ट्रेट लाइन में दिखे, ठीक है। इसको सॉल्व करते आ जाओ। तो ये जो हमारी रे है ये कुछ इस तरीके से आ रही है। अब मैक्सिमम ऑफ तुम लोग क्या करने वाले हो इस क्वेश्चन में, तुम लोग इसको बेंड करवाओगे बेस की तरफ, और फिर तुम लोग इसको ऐसे करके निकाल दोगे। लेकिन ये भैया गलत अप्रोच रहेगी, है ये आधी अधूरी अप्रोच है। अगर लाइट रे इधर से आ रही होती तो फिर ऐसे करके ऐसे भेजने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अब लाइट रे ऐसे भेजी है तो ये नॉर्मल बनेगा। अब नॉर्मल ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर आ रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा और ऐसा करके जाएगा, इधर फिर से नॉर्मल कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है। और अभी इधर से बाहर जाना है तो रेयर, डेंसर से रेयर में जा रहा है, सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। तो कुछ ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ऐसे आके ऐसे जाएगा। तो ऐसे में हमें कौन सा मिलता है, ऐसे में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऐसे में हमें क्यू देखने को मिलता है। तो क्यू विल बी द राइट अप्रोप्रिएट आंसर। तो क्यू जो है करेक्ट में, क्योंकि देखो क्यू से अगर हम देखेंगे ना, मान लो इधर मेरा क्यू है, तो अगर क्यू से तुम लोग देखोगे तो तुम्हें एकदम स्ट्रेट लाइन में ही आता हो दिखेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में तुम्हें जो है ए बी दिखेगा, ठीक है। इसी वजह से आगे देखो, इफ द रे आफ्टर एंटरिंग द प्रिज्म में एंटर कर गई, सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन विच वुड बी अप्रोप्रिएट पोजीशन आउट ऑफ पी क्यू आर एस टू सी द इमेज टू टी आई आर। अच्छा, तो बोला कि अगर इसके आते ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है तो यहाँ आएगी, इस पॉइंट पे स्टक करेगी, और इसी पॉइंट से अब ये जो है इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है, तो यहाँ से इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ जो जो पॉइंट है आर है और एस है, आर ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन आंसर की में एस भी दी है, और एस भी हो सकता है देखा जाए तो एस और आर इसके ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहने वाले हैं। तो ये जो है इसके आंसर रहने वाले हैं। बढ़िया बात, ठीक है। एक बार इधर भी ड्रॉ करके बता ही देते हैं, आज कलर बदल लेते हैं। तो फिर इधर से आएगा, नॉर्मल कंस्ट्रक्ट होगा, फिर ऐसे करके रे आएगी, ठीक है भैया। ऐसे करके रे आई तो तुम फिर से नॉर्मल बना ही देना है, और फिर इधर से इसको ऐसे भेज ही देना, ये लो। तो ये कुछ जो है इस तरीके से इसका मूवमेंट चलेगा, तुम्हें क्यू में मिल गई। अब ये रिफ्लेक्ट ही हो जा रही है, तो रिफ्लेक्ट हो जाकर यहाँ मिलेगी, या फिर ऐसे भी जा सकती, ऐसे तो नहीं जाएगी, लेकिन अगर किसी और एंगल पे आती तो वहाँ जा सकती है। तो हालांकि एस और आज के दो जो है सही आंसर रहने वाले हैं। तो इसके साथ साथ हमने वाला क्वेश्चन भी कर लिया।